पीएम गतिशक्ति मल्टीमोडल इनलैंड वाटरवे कॉन्क्लेव 2022 के आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, भारत सरकार के पत्तन, जल परिवहन एवं आयुष मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, बांग्लादेश सरकार के माननीय मंत्री श्री खालिद महमूद चौधरी जी, मंच पर उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय श्री श्रीपद नायक जी, श्री शांतनु ठाकुर जी, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, भारत सरकार के सभी अधिकारीगण, प्रदेश शासन सरकार के भी सभी अधिकारीगण, इस आयोजन में सहयोग कर रहे फिक्की के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पीएम गतिशक्ति मल्टीमोडल इनलैंड वाटरवे के इस कॉन्क्लेव का आयोजन दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी भगवान भोलेनाथ की इस पावन नगरी काशी में किया है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि काशी से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी यहां के सांसद के रूप में देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 8.5 वर्षों के दौरान वाराणसी ने, उत्तर प्रदेश ने और देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं वो सबके सामने है। उत्तर प्रदेश की ही जब मैं बात करता हूं या देश की ही हम बात करते हैं, अक्सर आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में एक ब्रिज बना था आज से लगभग 30 वर्ष पहले सरयू नदी में। उस पे हर वर्ष रिपेयरिंग का कार्य करना पड़ता है। ऐसे आप पटना में जाएंगे आपको यही देखने को मिलेगा, उसका एक लेन तो हमेशा रिपेयर में रहता है। एक दिखाता कि प्लानिंग का अभाव, अगर उस समय टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोई पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म मौजूद होता तो संभवतः ब्रिज का निर्माण कहां पे होना है और उसके कारण कार्य की क्वालिटी के साथ साथ कार्य की समयबद्धता को, टाइम बाउंड कार्य हो सके, उन सभी की दृष्टि से आज प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि विगत यद्यपि यह 1 वर्ष पहले लॉन्च हुआ है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के, उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक नया स्थान प्राप्त किया है। आज उत्तर प्रदेश में अगर हम सड़क परिवहन की दृष्टि से देखेंगे तो हम लोग वर्तमान में प्रदेश के अंदर केंद्र और राज्य सरकार दोनों की मदद से लगभग 12 से 13 एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की, वे नेपाल से हों, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
हरियाणा, उत्तराखंड, इन सबको 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ हम लोगों ने इस कनेक्टिविटी को दिया है, रोड कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा है। उत्तर प्रदेश का यह सौभाग्य है कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर यह उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है और इसका जो जंक्शन है वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही बोड़ाकी नामक स्थान पर आता है, जो हमारे लिए लॉजिस्टिक हब का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है। एयर कनेक्टिविटी में उत्तर प्रदेश ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। मैं भी 1 सप्ताह पहले बलिया में था। उत्तर प्रदेश का एकदम उत्तर पूर्व कोना पड़ता है, तो मैं वहां उस जनपद में था। एक्सपोर्ट प्रमोशन की ओर से मुझे इस बात के लिए अनुरोध किया गया था कि मैं एक फ्लैग ऑफ करूं, वहां से कुछ सब्जियां यहां से एक्सपोर्ट होनी है। तो मैं वहां गया था कार्यक्रम में, मैंने फ्लैग ऑफ किया, मैंने देखा सब्जियां बहुत ताजी थी, अच्छी थी। मैंने कहा कैसे करेंगे, कैसे लेके जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, यहां से जाएगा, यहां से कार्गो से वाराणसी से ये दुबई जाएगा। आप अनुमान कर सकते हैं कि बलिया से, देवरिया से, कुशीनगर से, गाजीपुर से, जौनपुर से, चंदौली से, इन जनपदों से जब कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट होने लग जाए तो यह किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाता तो है ही, साथ साथ उसके मन में एक विश्वास भी जागृत करता है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, और हम लोग खासतौर पर इस बात को लेकर के हमेशा, क्योंकि जब भी हम अपने किसानों को इस बारे में कहते थे कि आप अपने उत्पाद को यहां से अच्छी क्वालिटी का उत्पाद प्रोडक्ट दीजिए, उसको यहां से एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो पिटता था वहां पर जब उसकी कॉस्ट ज्यादा आती थी। तो हमसे मांग होती थी एक्सपोर्ट सब्सिडी हमें दीजिए, या तो हम एक्सपोर्ट सब्सिडी देकर के पोर्ट तक पहुंचाने का उसका खर्चा स्वयं सरकार वहन करे, और अन्यथा हम कोई ऐसी फैसिलिटी उसको दें जिससे वह उस कंपटीशन में कहीं ठहर सके, जो किसी इंटरनेशनल मार्केट में वह अपने आप को स्थापित कर सके। इसमें वो पिछड़ता था। लेकिन हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी टू हल्दिया के बीच में उन्होंने प्रारंभ किया है, और आज उसकी यहां वाराणसी में हम लोगों ने 15 जेटी जो यहां से यात्रियों को ले जाने और उस परिवहन की सुविधा को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, कुछ का लोकार्पण किया है, कुछ का हम लोगों ने शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया है। कोरोना कालखंड में हम लोग उत्तर प्रदेश से, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा कि बहुत सारी गतिविधियां एक प्रकार से बाधित हो गई थी, लेकिन एग्रीकल्चर का एकमात्र सेक्टर ऐसा था जिसमें ग्रोथ आया था, और उस समय हम लोगों ने यहां से बहुत सारी सब्जियां और बहुत सारे फ्रूट्स यहां से एक्सपोर्ट किए थे, और उसमें भी इनलैंड वाटरवे का हम लोगों ने सहयोग लिया था। यहां से आम भी बाहर गए थे, अमरूद गए थे, ड्रैगन फ्रूट का भी उत्पादन हमारे यहां के उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों ने प्रारंभ किया था। ये सभी सुविधाएं प्राप्त होने का आज परिणाम हम सबके सामने है, और मेरा मानना है कि अगर पहले ऐसा नहीं कि जल परिवहन की सुविधा पहले लोग न लेते रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जल मार्ग से आज से 35 साल, 40 साल, 50 साल पहले बड़ी बड़ी नौकाओं के माध्यम से यहां पर कोयला आता था, यहां से गुड़ और खाद्यान्न यहां से फिर दूसरे बाजारों में जाता था,
लेकिन समय के बाद हिमालय से आने वाली नदियों में अधिक सिल्ट होने के नाते नदियां छिछली होती गईं, उसका उपयोग बंद होता गया और लोगों ने सड़क मार्ग का और मालगाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया। जब यह ज्यादा महंगा साबित होने लग गया तो यहां से लोगों ने प्लान करना शुरू किया। जो लोग पहले यहां से उत्पादन करके अपने माल को मार्केट में बेचने का काम करते थे या भेजने का काम करते थे, जब उनके पास कार्य नहीं रह गया तो उन्होंने प्लान करना शुरू किया। तो यहां से प्लान किए। याद करिए, पिछले 60-70 वर्षों के इस प्लान के इतिहास को। पूर्वी उत्तर प्रदेश से कभी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए और दुनिया के तमाम अन्य देशों के लिए बड़े पैमाने पर मजदूर बनकर के गए लोग। फिर उसके बाद यहां से कोलकाता के लिए लोग गए। जब कोलकाता का उद्योग ट्रेड यूनियन का शिकार हुआ तो फिर वहां के बाद लोगों ने मुंबई के लिए और देश के अन्य भागों के लिए प्रस्थान किया। कोरोना कालखंड में जब लॉकडाउन लगा तो पीयूष जी हमेशा फोन से इस बात के लिए नाराज होते थे, क्या हम करेंगे, इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां जाएंगे। और ये मुझसे कहते थे कि आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रवासी कामगार श्रमिक आएंगे इनकी व्यवस्था कैसे करेंगे। तो मैंने कहा एक संख्या कितनी होगी। उन्होंने कहा संख्या 1 करोड़ तक पहुंचेगी। मैंने कहा 1 करोड़ में उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, 1 करोड़ लोग तो यहां आसानी से आ जाएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा इससे उत्तर प्रदेश से बिल्कुल निश्चित रहिए। और उत्तर प्रदेश में 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उस दौरान आए थे। हमने काम जरूर किया था। जितने लोग आ रहे थे उत्तर प्रदेश से, उन सभी नाकों में हम लोगों ने अपनी टीम रखी थी। उन लोगों को रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनका मेडिकल चेकअप की व्यवस्था और साथ साथ उनकी स्किल मैपिंग भी हम करते थे। स्किल मैपिंग के माध्यम से कौन व्यक्ति क्या काम, कौन कंप्यूटर ऑपरेटर है, कौन व्यक्ति ड्राइवर है, कौन टेलर मास्टर है, कौन व्यक्ति श्रमिक है, कौन व्यक्ति किस फील्ड में काम करता है, इन सब की स्किल मैपिंग भी हम लोगों ने की। और फिर वहां से हम उनको उनके जनपद की बसेज में पूरी सूची के साथ भेजते थे कि इतने लोग हैं, इनमें से ये लोग इस कार्य में लगेंगे, इनको इसी प्रकार के कार्य के साथ जनपद में जोड़ने का कार्य भी करेंगे। अब आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों ने लॉकडाउन को छोड़ दें, उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे कोरोना कालखंड में एक भी उद्योग बंद नहीं होने दिया था। हमने वहां पर कुछ सावधानी रखी थी। सावधानी के रूप में हम लोगों ने वहां पे कुछ कार्यक्रम किए थे, क्योंकि तब तक तकनीक का बेहतरीन उपयोग होना प्रारंभ हुआ था। कोविड हेल्प डेस्क बनाए, कोविड केयर सेंटर भी जहां आवश्यकता पड़ी कि 10 से अधिक लोग कहीं कार्य कर रहे हैं, वहां पे हमने कोविड केयर सेंटर दिए। जब सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो हम लोगों ने वहां पे ऑक्सीजन के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए और ऑक्सीजन जहां आवश्यकता पड़ती थी वहां ऑक्सीजन के प्लांट भी हम लोगों ने लगवाए। लेकिन कार्य रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कार्य रुकेगा तो बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगारी छाएगी, लोग सड़कों पे आएंगे, अव्यवस्था फैलेगी। यह नहीं होने देना है और उसका परिणाम हम सबके सामने रहा। यह प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोविड प्रबंधन का कार्य करना है। पीएम साहब ने एक नारा दिया, सबसे पहले आपको याद होगा, जीवन और जीविका को बचाने की। पहले जान है जहान है, फिर जीवन और जीविका दोनों को बचाने की। फिर उन्होंने नारा दिया था कि जो जहां है वहीं उपचार कराओ। तो लोग उसकी बात, इससे पहले की कुछ बात समझ पाते, हम लोगों ने अपने यहां की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को इसकी ट्रेनिंग दी और हम लोगों ने कहा आप डोर टू डोर जाकर के स्क्रीनिंग करिए। जिस घर में कोई व्यक्ति फीवर से पीड़ित है, उसमें कुछ भी लक्षण आ रहे हैं, उसको वहीं घर में उसको क्वारंटीन करके वहीं उपचार की सुविधा दो और डॉक्टर वहीं जाके देखें, वहीं से उनका सैंपल लें और आवश्यकता पड़ने पर यह भी सुविधा दी जाए कि जिनमें सामान्य लक्षण है, जो घर में ठीक हो सकते हैं, उनको घर में, और जिनमें थोड़ी भी गंभीरता होती है उनको तत्काल हम लोग बेहतरीन सर्विलांस के माध्यम से उन्हें डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में पहुंचा के उनको उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन तकनीक का उपयोग हर एक स्तर पर होता रहा और मुझे लगता है कोविड प्रबंधन में जैसे तकनीक की बड़ी भूमिका थी, एक साथ
10 करोड़ किसानों तक पीएम साहब एक क्लिक करके पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उनके घर तक पहुंचाते थे। एक साथ 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को कोई लाभ देना है, उनके घर तक वो लाभ का लाभ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य एक सस्टेनेबल ढंग से आगे बढ़ सके, टाइम बाउंड हो, इसके लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान एक बड़ा प्लेटफॉर्म आ चुका है। और मेरा मानना है उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटर वे की अपार संभावनाएं हैं। अगर हम देश के अंदर की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे धनी राज्य माना जाएगा, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन मौजूद है और हिमालय से आने वाली सदाबहार नदियों के माध्यम से जहां पर इन संभावनाओं को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं पीयूष जी का भी और सोनोवाल जी के भी संज्ञान में इस बात को लाना चाहूंगा कि हिमालय से आने वाली नदियों में सिल्ट बहुत बड़े पैमाने पे आता है और उसके कारण नदियां छिछली हुई हैं, उसका वो फैली है बहुत। जब हम लोग 2017 में आए थे, उत्तर प्रदेश में 38 जनपद ऐसे थे जो बाढ़ से प्रभावित होते थे। हर वर्ष बाढ़ का प्रभाव उसमें प्रभाव पड़ता था, थोड़ी भी बारिश पड़ती थी बाढ़ आ जाती थी और उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते थे और उस पैसे के नाम पर बहुत जगह तो लूट खसोट होती थी। हम लोग आए आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है। तो मैं एक जगह गया था जहां हर वर्ष लगभग 125 करोड़ रुपए खर्च होते थे केवल बाढ़ प्रबंधन के नाम पे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा 2017 में ही। मैंने कहा ये काम करो, इस कार्य नहीं होगा इस बार बाढ़ आने था। लेकिन मुझे उसी जगह से अगले दिन जाना पड़ा था, तो मैंने अपने हेलीकॉप्टर के जो चॉपर का जो पायलट था उससे मैंने कहा ये काम करो, थोड़ा इसको नीचे करके मुझे दिखाओ क्या है ये। मैं वहां पे गया था, तो मैंने वापस आने के बाद फिर बैठक की और मैंने संबंधित विभाग से कहा, मैंने कहा अगर हम लोग बाढ़ प्रबंधन की बजाय वहां पे नदी को चैनलाइज कर लें। उन्होंने कहा ये कैसे हो पाएगा। मैंने कहा ड्रेजिंग करके। कहा कैसे हो पाएगा। मैंने कहा ड्रेजर मंगाओ। उन्होंने कहा ड्रेजर तो हमारे पास है। तो मैंने कहा जो है उसका उपयोग तो करो। आप आश्चर्य करेंगे कि जिसपे 125 करोड़ रुपए खर्च होते थे, मात्र 5 करोड़ रुपए में हम लोगों ने ड्रेजिंग करके पूरी नदी को 12 किलोमीटर चैनलाइज कर लिया था। और आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर बामुश्किल 4 से 5 जनपदों में बाढ़ आती है और इसको भी हम बहुत शीघ्र नियंत्रित करेंगे। और मेरा मानना है इनलैंड वाटरवे की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की आमदनी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए कि आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करना है, तो आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पाद के लिए खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, शुगर प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश एमएसएमई का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो क्लस्टर है देश के अंदर वो यूपी के अंदर मौजूद है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपने एमएसएमई को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पर पूरे देश के अंदर उसको प्रमोट करने का, उसके प्रमोशन करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए हैं, ये सभी कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए जो मैंने पहले ही बताया कि 1 वर्ष के अंदर इनलैंड वाटरवे की सुविधा का लाभ लेकर के उत्तर प्रदेश ने अकेले वाराणसी के आसपास के जनपदों से हम लोगों ने 3,700 करोड़ रुपए के एमएसएमई के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है। स्वाभाविक रूप से ढेर सारी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं और इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज पीएम गतिशक्ति के नेशनल मास्टर प्लान के इनलैंड वाटरवे कॉन्क्लेव का 2 दिवसीय आयोजन के लिए वाराणसी, जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, उस वाराणसी में यह कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में हम उन सभी संभावनाओं को देखेंगे
जिन संभावनाओं से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जमीनी धरातल पर उतारने में मदद मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। यह कोई ठोस निष्कर्ष पर पहुंच करके और आगामी योजनाओं को राज्य सरकार के साथ, लोकल प्रशासन के साथ मिलकर के हम इसको पूरी प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वित करने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव के अवसर पर इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बाबा भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से और मां गंगा की कृपा से ये पूरा कॉन्क्लेव अपने निष्कर्षों को प्राप्त करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभ